हेलो मेरे चैंपियंस। 12th बिहार बोर्ड 2027 में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो आपके सामने है। क्योंकि अगर आप परेशान हैं कि मैंने तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं की, मैंने शुरू ही नहीं किया, अगर किया भी है तो आधा अधूरा है, और परेशान हो कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो आपकी सेकेंड बुक है इंग्लिश की 12 बिहार बोर्ड की, तो उस बुक से मैं लेसन 1, 2 और 3, लेसन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन 3 चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आने की संभावना है इस बार बहुत ज़्यादा, उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो आप सारे बच्चे वीडियो में जुड़ जाइए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अंत तक रुकिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल वो कोई भी हो सकता है। अगर आप शुरू में देख के निकल जाते हो या फिर स्किप करते हो तो कई बार सवाल आपके सामने दिख रहा होता है और एक सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के टाइम 2-3 और क्वेश्चन वहां निकल के आते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक है और लेसन फर्स्ट टू थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिया है आपके लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। आपको बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज कितना पुराना है, और ये क्वेश्चन काफी मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश लैंग्वेज कितना पुराना है, 1000, 1500, 500 और 449। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरा जो इसका सही आंसर है डेट इज बी नंबर, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज कितना पुराना है, तो 1500 साल पुराना है, 1500 ओल्ड ईयर्स ये लैंग्वेज है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और खुद से पहले आप आंसर कर लो, नहीं आता तो यहां से नोट करके याद करो, लेकिन कैसे भी करो। द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड, देखिए इन्वेड का मतलब आक्रमण करना, अटैक, इन्वेड का मतलब अटैक, आक्रमण करना। तो एंग्लो सैक्सन्स ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था इंग्लैंड पे इन द ब्लैंक सेंचुरी। किस सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन्स लोगों ने इंग्लैंड पर इन्वेड किया, मतलब आक्रमण किया। ऑप्शन है 8th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 5th सेंचुरी और 10th सेंचुरी। तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, और इसका जो सही आंसर है वो है नंबर सी, 5th सेंचुरी, है ना। एंग्लो सैक्सन्स ने इंग्लैंड पे अटैक कब किया था, 5th सेंचुरी में किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इंग्लिश वाज वंस हम्बल। देखिए हम्बल का मींस क्या है, सिंपल, कि एक समय जो इंग्लिश है वो सिंपल, खाली स्थान ब्लैंक, मिडलैंड डायलेक्ट की भाषा थी। मतलब इंग्लिश वाज वंस हम्बल, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, मिडलैंड डायलेक्ट्स। ऑप्शन है ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, एंड द करेक्ट आंसर इज ईस्ट मिडलैंड। याद रखिएगा, इंग्लिश वाज वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं, देखते हैं आप लोग फंसते हैं कि निकलते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। सिंस ब्लैंक मॉडर्न इंग्लिश इज इन यूज। मॉडर्न इंग्लिश, आप सबको मालूम कि इंग्लिश लैंग्वेज को 3 पार्ट में बांटा गया है, उसके डेवलपमेंट को, उसकी हिस्ट्री को। फर्स्ट पार्ट ओल्ड इंग्लिश, सेकेंड पार्ट मिडिल इंग्लिश एंड द थर्ड पार्ट इज मॉडर्न इंग्लिश। तो क्वेश्चन क्या है कि सिंस ब्लैंक मॉडर्न इंग्लिश इज इन यूज। ऑप्शंस आर 449 to 1066, 1150 to 1500, 1500 to till now, and number D is 1500। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप सब लोग जल्दी से। तो द करेक्ट आंसर इज 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखिए मैंने बोला था कि बहुत बच्चे गलती करते हैं, ट्रैप होते हैं इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चा इसका आंसर ये सी भर देता है ना। लेकिन देखो यहाँ ये नहीं बोला कब से, कब, देखो क्या बोला, सिंस ब्लैंक, यानी कि कब से मॉडर्न इंग्लिश इज इन यूज, यानी मॉडर्न इसका यूज कब से शुरू हुआ। इन्हें पूछा कब से, कब पीरियड है, क्या पूछ रहा है कि सिंस ब्लैंक मॉडर्न इंग्लिश इज इन यूज, यानी मॉडर्न इंग्लिश यूज में कब से आया। तो कब से आया, 1500 से आया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द वर्ड कॉन्क्वेस्ट मींस, कॉन्क्वेस्ट वर्ड का मतलब क्या है। आपने नाम सुना होगा लेसन थर्ड में, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, है ना। किसका नाम सुना होगा, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, उसी में एक वर्ड है साथ में कॉन्क्वेस्ट। तो क्वेश्चन इज व्हाट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्क्वेस्ट। ऑप्शंस आर नॉर्मन, वेक्टर, विक्टर और विक्ट्री। तो कमेंट कीजिए आंसर। यस, इसका जो सही आंसर है दैट इज डी नंबर। कॉन्क्वेस्ट का मतलब विक्ट्री, बोलते ना जीत, विन, जीतना, विन करना। नंबर 6, ओल्ड इंग्लिश हैज ब्लैंक डायलेक्ट्स।
बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट, मिडिल का डायलेक्ट है ना, तो ओल्ड इंग्लिश का कितना डायलेक्ट था? 5 4 3 2, सॉरी 3 और 1 ऑप्शन से। द करेक्ट आंसर इज बी नंबर। द करेक्ट आंसर इज बी नंबर। ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलेक्ट है, 4 डायलेक्ट था। And the seventh question is the great vowel shift, one of the most important questions, objective as well as subjective. The great vowel shift took place during the blank English period. मतलब great vowel shift took place का मतलब घटित होना, यानी great vowel shift घटित किस पीरियड में हुआ? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में, या नन ऑफ दिस? तो ग्रेट वॉवल शिफ्ट कौन से पीरियड में हुआ, इसको कमेंट करें। एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर सी। तो फर्स्ट टू 7 क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक सबने क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 इज नाउ बिफोर यू। तो स्क्रीन पे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। पिछले स्लाइड में आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया, अब बढ़ते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्योंकि हम लोग का मकसद, मेरा मकसद खुद का ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मिनिमम टाइम हो जाए। और चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि लिटरेचर का पार्ट है ये। तो अगर आपने लेसन 1 2 3 को पढ़ा हुआ है और अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त चल रहा है तो आप आराम से चैप्टर्स तो आपका खत्म हो चुका होगा। तो चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी है, और हाँ, स्कोर जरूर बताएं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया, कितना आपका सही हुआ, ठीक है। क्या इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अगर मैं बात करूँ इस पूरे वीडियो का, जो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ आप देख रहे हैं, इस वीडियो का अगर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से घन चक्कर कर क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन, देखो यंगर, इंग्लिश लैंग्वेज यंगर है। आपको जो कि छोटा है तो कुछ नया है क्या? यंगर तो छोटा तो होता है, सही बात है, लेकिन हर जगह थोड़ी उसका सेंस वही होता है। कोई भी वर्ड का यूज डिपेंड करता है, उसका मीनिंग क्या है उसके यूज पर डिपेंड करता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन, इंग्लिश लैंग्वेज नया है इन कंपेरिजन, देखो ध्यान लगा हुआ है ना, यंगर देन किससे नया है? संस्कृत से, लैटिन से, ग्रीक से, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों से नया है। मतलब सिंपल याद रखो कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर, इंग्लिश लैंग्वेज नया है ना, देन के तुलना में, इन कंपेरिजन टू, किसके तुलना में? ऑप्शन है संस्कृत के तुलना में, लैटिन भाषा के तुलना में, ग्रीक भाषा के तुलना में, या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ये आपका 2026 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, याद रखिएगा। देखिए अगर यंगर बोलेगा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज शुरू में, तो समझो कि यंगर भरना है। कई बार क्या होगा ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन गैप दे देगा, आप पूछेगा यंगर है कि ओल्डर है, तो इंग्लिश बाकी भाषा से यंगर है, याद रखिएगा। अगर इंग्लिश का तुलना करना है बाकी भाषा से तो यहाँ पे यंगर होगा, और अगर बाकी भाषा यहाँ पे संस्कृत हो या फिर ग्रीक हो, लैटिन हो, पर्शियन हो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है और तो यहाँ पे क्या होगा? ओल्डर। इसको याद रखिएगा, इंग्लिश नया है, भाषा का जो परिवार है उस पूरे परिवार में इंग्लिश भाषा सबसे क्या है? नया भाषा है, नया का सेंस यंगर भाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है वो डी इसका आंसर होगा। नंबर 9, द वर्ड इंग्लैंड क्या है? द वर्ड इंग्लैंड केम इनटू यूज इन एडी, इंग्लैंड वर्ड कब यूज में आया, कब इसका उपयोग में आया? ऑप्शंस है 449, 1066, 1000 और 550। तो चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको आता है तो। इंग्लैंड वर्ड यूज में कब आया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडी 1000। कब आया था? एडी 1000, याद रखिएगा, एडी 1000। नंबर 10 क्वेश्चन इज व्हाट, कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ ब्लैंक ट्राइब्स। देखिए समझिए, क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपका परफेक्ट सही होगा। द इंग्लिश, जो इंग्लिश द लगा क्योंकि पार्टिकुलर इंग्लिश की बात रख, क्यों? क्योंकि देखिए आगे मालूम रहा, वी स्पीक टुडे, जो इंग्लिश हम लोग आज बोलते हैं, केम आया है, कहां से आया है? स्पीच, भाषा से। यहाँ स्पीच का सेंस क्या है? भाषा, लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक ट्राइब, ट्राइब माने जाति, यानी जो इंग्लिश हम लोग आज बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो किसकी भाषा से आया है? किसकी भाषा से केम, लिखा ना केम फ्रॉम। तो ऑप्शंस है ब्रिटिश की भाषा से, जर्मनी ट्राइब्स की भाषा से, फ्रेंच ट्राइब्स की भाषा से, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर बी, जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वो केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब। याद रखिएगा कि जो इंग्लिश हम लोग बोल रहे हैं, बोलते हैं,
वो कहां से आया है? दैट केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। ब्लैंक लैंग्वेज होल्ड्स द थर्ड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। देखिए क्या बोला कि ब्लैंक लैंग्वेज होल्ड्स द थर्ड पोजीशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन वर्ल्ड। देखिए मतलब कौन सा भाषा होल्ड करता है, यानी कि विद्यमान है कौन सा स्थान पे? थर्ड पोजीशन पे। किस रूप, किस लिए थर्ड पोजीशन पे, किस लिए है ना? इन टर्म्स ऑफ स्पीकर, वक्ता के संख्या के लिए पूरे वर्ल्ड में। मतलब शुद्ध हिंदी का सवाल कही हुआ कि वो कौन सी भाषा है जो तीसरा पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखी है, तीसरा पोजीशन को होल्ड करती है ना? किस लिए? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स, यानी वक्ता की संख्या के रूप में। कहाँ पे? पूरे दुनिया में। मतलब पूरे दुनिया में अगर बोलने वाले की संख्या का बात करें तो कौन सी भाषा है जो तीसरे स्थान यानी कि थर्ड पोजीशन पे आती है? ऑप्शंस है मैंडरिन चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी एंड लैटिन। तो करेक्ट आंसर इज नंबर सी, हिंदी लैंग्वेज होल्ड्स द थर्ड पोजीशन। और नंबर 1 पे है मैंडरिन चाइनीज, है ना। इसका नेटिव स्पीकर सबसे ज्यादा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर बात करें तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर मैंडरिन चाइनीज का ही है, देन इंग्लिश का है और देन हिंदी का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द जर्मनिक इन्वेडर्स। देखिए जर्मनिक इन्वेडर्स, इन्वेड मतलब आक्रमण करना और इन्वेडर्स आक्रमणकारी, जो आक्रमण करता है। तो जर्मनी के जो इन्वेडर्स से आक्रमणकारी थे वर कॉल्ड, उनको कहा गया। ये पैसिव स्ट्रक्चर में सेंटेंस है। द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड, यानी जर्मनी के आक्रमणकारियों को कहा गया, खाली स्थान ब्लैंक कहा गया, किसके द्वारा? बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। देखिए नेटिव्स का मतलब क्या? निवासी। तो इंग्लैंड के इनहैबिटेंट्स, इंग्लैंड के निवासियों के द्वारा जर्मनी के आक्रमणकारी को क्या कहा गया था? क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड, जर्मनी के आक्रमणकारियों को कहा गया था ब्लैंक बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के निवासियों के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन है विलास, सैक्सॉन्स, फॉरेनर्स एंड डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज व्हाट? सैक्सॉन्स। क्योंकि देखिए विलास या फॉरेनर जो है ना, ये इंग्लैंड के नेटिव को कहा गया था, किसके द्वारा? जर्मनी के आक्रमणकारी को द्वारा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या करा है कि इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के निवासियों ने जर्मनी के आक्रमणकारी को क्या कहा था? तो दैट इज द आंसर इज सैक्सॉन्स। लेकिन हाँ यही क्वेश्चन पूछता कि इंग्लैंड के नेटिव को क्या कहा गया, किसके द्वारा? जर्मनी के इन्वेडर द्वारा। तब बोलते कि विलास और फॉरेनर्स दोनों एक ही, मतलब उनको दो नाम दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द ब्लैंक इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शन का पीरियड किसे कहते हैं? यू नो कि इन इंग्लिश वी हैव 3 पीरियड्स, दैट इज ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। जो इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ है अर्ली स्टेज से लेकर आज जो अभी का स्टेज है, तो ये थ्रू आउट जो पूरा स्टेज था डेवलपमेंट का, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 phases और 3 periods. That is number first is old English, number second is middle English and the current one या जो अभी चल रहा है दैट इज मॉडर्न इंग्लिश। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कौन से पीरियड को इन्फ्लेक्शन का पीरियड कहते हैं, इन्फ्लेक्शन से कैरेक्टराइज करते हैं। ऑप्शंस आर मिडिल, ओल्ड, मॉडर्न एंड नन, एंड द करेक्ट आंसर इज ओल्ड इंग्लिश। याद रखिएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, या सिंपल पूछ सकता है कि इन्फ्लेक्शन का पीरियड किसको कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश को। रट लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। When did the great vowel shift take place? When did the great vowel shift take place? और the most important question मैंने पीछे ही बोला था, ये 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आपको आना ही आना है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेट वॉवल शिफ्ट कब से कब हुआ? 1300, ऑप्शन बी 1400, ऑप्शन सी 1500 एंड ऑप्शन डी 1400 to 1500। इसका करेक्ट आंसर इज दिस वन, डी 1400 to 1500, यानी ग्रेट वॉवल शिफ्ट 1400 से लेकर 1500 तक चला था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 15। और डिकेड क्या है? और डिकेड इज इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स? एक डिकेड में कितना साल होता है? एक डिकेड में कितना साल होता है? ऑप्शंस आर 25 इयर्स, 15 इयर्स, 10 इयर्स एंड 50 ईयर, 50 ईयर। तो कमेंट द आंसर एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? चलिए जल्दी बताइए कौन सा? दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। और डिकेड इज इक्वल टू 10 years. So we have completed the 15 most important questions
from lesson first, second, third, and don't go please. We have done only 15. Okay, now we move to the question number 16. हमने 15 कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. देखो, जब करो तो दिल से करो, आधा अधूरा काम करोगे फिर एग्जाम में परेशानी हो जाएगी. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिया. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, और देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन कितना करता है सही. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. 15 तक हमने कंप्लीट किया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. देखिए, मिडिल इंग्लिश बोरोड वर्ड्स फ्रॉम लैटिन, स्कैंडिनेवियन, फ्रेंच एंड लैटिन, एंड ऑप्शन डी ए एंड बी. ए एंड बी मतलब लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिडिल इंग्लिश ने बोरो किया है वर्ड्स को कहां से, कौन कौन सी भाषा से. बोरो मतलब है ना, उन्होंने लिया है, टेक किया है. तो मिडिल इंग्लिश ने बोरो किया है कौन कौन सी भाषा से. ऑप्शन है लैटिन से, स्कैंडिनेवियन से, फ्रेंच एंड लैटिन, और ए एंड बी बोथ मतलब लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन दोनों. तो कमेंट करें आंसर फटाफट. आंसर नंबर सी. देखिए, जो भी आपको याद नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बार बार पेपर पेन लेके बैठिए, अपने फेयर कॉपी को लेके बैठिए, वहां पे नोट कीजिए, है ना. क्योंकि अभी जब सीरीज स्टार्ट हो गया है, जैसा अभी आज लेसन 1 2 3 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, आप बने रहिए सीरीज में. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसके बाद लेसन 4 और 5 का ऑब्जेक्टिव आएगा. जैसा चूंकि बड़ा चैप्टर है तो 2 ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा. ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरा चैप्टर्स जो है उसका ऑब्जेक्टिव का सीरीज ला देंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी मिस ना हो वीडियो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा. और अंतिम में अपना स्कोर अगर बताना चाहें तो यू कैन कमेंट कि आपने कितना स्कोर किया है. आउट ऑफ देखते हैं कितना क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, तो मिडिल से कहां से बोरो किया था, फ्रेंच एंड लैटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. ब्लैंक लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. कौन क्या है कि ब्लैंक लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है जो स्पोकन बोला जाता है by the maximum number of people. Options are Hindi, option number B Mandarin Chinese, option number C English, and option number D Latin. So you have to comment which language spoken by the maximum number of people throughout the world. Okay, the answer is Mandarin Chinese. Okay, the answer is what? Mandarin Chinese. English holds the second position and Hindi holds the third position. इसको याद रखिएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. About blank years ago, Latin was an international language. कितना साल पहले लैटिन लैंग्वेज इंटरनेशनल भाषा था. ऑप्शंस आर 1000, 1500, 800, 1066. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अबाउट 800 years ago. 800 साल पहले लैटिन एक अंतरराष्ट्रीय भाषा थी. क्या थी? अंतरराष्ट्रीय भाषा थी. और आज के टाइम पे इंटरनेशनल कौन सा है? दैट इज इंग्लिश. आज के टाइम पे इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश है, बट 800 साल पहले इंटरनेशनल भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा थी. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. ब्लैंक लैंग्वेज वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिफोर इंग्लिश. मतलब इंग्लिश के पहले इंटरनेशनल भाषा कौन सी थी? तो ऑलरेडी आपको आंसर मालूम पड़ चुका है, दैट इज लैटिन. देखो बात समझ लो. यहाँ जो 18 और 19 क्वेश्चन है, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश है. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. यू कैन से अ ग्लोबल लैंग्वेज, यू कैन से एन वर्ल्ड लैंग्वेज, यू कैन से इंटरनेशनल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज. बट बिफोर इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के पहले विच लैंग्वेज वाज इंटरनेशनल लैंग्वेज? तो दैट इज लैटिन. आज इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले लैटिन भाषा थी. और कितना साल पहले थी? तो 800 ईयर से वो 800 साल पहले थी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. द प्रेजेंट एरा इज द पीरियड ऑफ मॉडर्न एरा, मिडिल इंग्लिश, न्यू इंग्लिशेस एंड मॉडर्न इंग्लिश. अच्छा क्वेश्चन है, फंसाता ही क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा. एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू इंग्लिशेस. न्यू इंग्लिशेस है ना. आपको मालूम है कि जब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, हर जगह पे ही कहानी हुआ. कहावत सुनता ना, अंग्रेज चला गया अंग्रेजी छोड़ गया. तो वही बात यहाँ भी है. तो जब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तो सबका क्या हुआ? सब लोगों का, हर देश का अपना नया नया वैरायटी इंग्लिश का आया. आफ्टर द ब्रिटिश रूल, व्हेन दे लेफ्ट द रूलिंग कंट्रीज, तो जो इंग्लिश का नया वैरायटी लोगों क्या है? न्यू इंग्लिशेस है. अब देखिए हर वैरायटी क्या कैसे बोलते हैं? आई वॉज हेल्पेड बाई देम. हेल्पेड
वी शुल्ड, शुल्ड, कोई शुल्ड बोलता है, कोई कुल्ड बोलता है, आप कोई फिर वही खतरनाक सैंडविच बोलता है, हेलो फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू टीच यू सो एंड सो। तो सबका टोन अलग अलग है, सबका अपना अपना क्या है, एरिया के हिसाब से है ना। तो कहने का मतलब अभी जो एरा किसका है, न्यू इंग्लिशेस का है। नेक्स्ट है 21st क्वेश्चन, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स। सब देखो मैंने ऑफलाइन में टेस्ट लिया था तो कवर्स वर्ड देने के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए थे। अगर मैंने ये पूछा था कि ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम तो सबने आंसर किया, लेकिन जैसे मैंने लिखा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स, और कवर्स करके ही आपके बुक में भी क्वेश्चन है और बोर्ड में भी पूछ चुका है, तो कवर्स दिया तो बहुत सारे बच्चे परेशान कि सर कवर का क्या मतलब है। कवर का मतलब कब से कब, जहाँ बोलते ना कि ये चीज यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेगा मेरा, ये चीज हम सिलेबस यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेंगे। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर कब से कब करता है, मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब था, एडी कितना से कितना, 1066 से 449, 1000 टू 1066, 449 टू 1066, 448 टू 1065। तो करेक्ट आंसर इज विच वन, सबको मालूम है, यस, नंबर सी, 449, 449 से 1066, 1066। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। 1 सेंचुरी इक्वल टू हाउ मेनी इयर्स। कई बच्चों को मैंने देखा ऑफलाइन क्लासेज या कई बार टेस्ट लिया हूं तो गलत करते हैं। क्रिकेट देखते हैं ना, सेंचुरी मार दिया, सेंचुरी मार दिया, है ना। आजकल बिहार के लल्ला है ना, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, नाम हमारा ऊंचा करे बिहार का, कहावत है ना, एक बिहारी 100 पे भारी। देर से आएगा लेकिन एंट्री ग्रैंड होगी। बिहार का एंट्री क्या होता है, एकदम ग्रैंड होता है। तो 1 सेंचुरी में कितना ईयर्स होता है, 100 ईयर्स। कितना होता है, 100 ईयर्स। So correct answer is number C. The next is AD stands for, देखो बार बार बात करते हैं AD इतना तो इतना AD, तो AD आखिर क्या स्टैंड करता है, आफ्टर डेट, एनो डोमिनी, एना डोमिनी, एंटी डोमिनी। तो द करेक्ट आंसर इज एनो डोमिनी, दैट इज नंबर बी। याद रखना है AD stands for एनो डोमिनी। ओके, now the next question, we are moving to the next question, that is question number 24। 24 ही अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव्स का धागा खोल देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे हम लोग, है ना। कहां से आएगा क्वेश्चन, यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं आप लोग, एकदम सपोर्ट कीजिए, पूरा कमेंट में थोड़ा टोकरी भर के कीजिए। आप पूरा लाल हरा दिल, लाल नहीं हरा दिल भेजिए, पूरा हरा दिल भेजिए। हरा रंग है, हरी हमारी धरती के अंदर आई। हरा रंग बड़ा सच्चाई का प्रतीक है, अपनापन का प्रतीक है, और हरा रंग हमको पसंद भी है ना। आई लाइक ग्रीन कलर द मोस्ट। द एंग्लो सैक्सन्स वर ब्लैंक पीपल। एंग्लो सैक्सन जो ट्राइब थी, कहाँ के लोग थे, फ्रेंच पीपल थे, ब्रिटिश थे, जर्मनिक थे, और फिर क्या थे, अच्छा ऑप्शन दो ब्रिटिश ही हो गया। चलो यहाँ पे नन कर देते हैं। तो एंग्लो सैक्सन्स कहाँ के थे, तो सही आंसर इस क्या है कि एंग्लो सैक्सन जो थे वो जर्मनिक पीपल थे, है ना, वो लोग जर्मनी से बिलोंग करते थे, दैट्स व्हाई एंग्लो सैक्सन्स वर जर्मनिक पीपल। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 24 टिल क्वेश्चन नंबर 24। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। सो स्टे कनेक्टेड, एंड लास्ट में आप आंसर कमेंट करेंगे जरूर से कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्या है, और घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लगातार जो सीरीज में शुरू करूँ उसके साथ आप बने रहिए, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसको पूरा कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, लगातार पढ़ोगे तो। देखिए, ब्लैंक गेव द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड। देखिए आप सबको एक चीज मालूम होगा, चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लेसन 1 का वहां वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। क्या देखिए कि ब्लैंक गेव द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड, मतलब इंग्लिश नाम और इंग्लैंड नाम किसने दिया था। आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि जो भाषा पूरे दुनिया पे राज की और आज भी कर रही इंग्लिश, और इंग्लैंड जो लोगों ने पूरे देश पे राज किया ब्रिटिशर्स ने, उनका खुद का नाम जो था वो खुद का नहीं था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसने नाम दिया, इंग्लिश और इंग्लैंड नाम, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन द नॉर्मन्स, सेकंड द एंग्लो सैक्सन्स, थर्ड द सेल्टिक्स एंड द फोर्थ द इंडियंस। तो द करेक्ट आंसर इज, यस, करेक्ट आंसर इज नंबर बी। तो याद रखिएगा
कि एंग्लो सैक्सॉन्स ने इंग्लिश और इंग्लैंड नाम दिया था और कब दिया था। तो पीछे आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि एंग्लो सैक्सॉन्स ने इंग्लैंड पे कब आक्रमण किया था, 5th सेंचुरी में। कब किया था, 5th सेंचुरी में। तो याद रखिए, क्वेश्चन अगर ऐसे भी पूछ देगा कि नाम किसने दिया था, एंग्लो सैक्सॉन्स ने, नाम कब दिया, तो 5th सेंचुरी में, इसको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड आर ब्लैंक टू इंग्लिश। मतलब इंग्लिश और इंग्लैंड वर्ड इंग्लिश के लिए है खाली स्थान, ब्लैंक। देखिए क्या है, बोरोड है, नेटिव है, नॉट नेटिव है और नन। देखिए बोरोड मतलब कि कहीं से जाके ले लिया खुद से, है ना। नेटिव मतलब स्वयं का, खुद का। नॉट नेटिव खुद का नहीं। तो अभी जस्ट ऊपर देखा आपने खुद का नाम है नहीं, ये नाम किसने रखा था, एंग्लो सैक्सॉन्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉट नेटिव। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा। 26 जो है, 26 का सी नंबर आंसर होगा। द नेम जो है वर्ड या नेम इंग्लिश और इंग्लैंड नॉट नेटिव टू इंग्लिश, मतलब वो, या फिर होता है यहाँ पे इंग्लिश में इंग्लैंड दे दे कि इंग्लैंड का खुद का नहीं, इंग्लिश का खुद का नहीं, दोनों नाम क्या है, सैक्सॉन्स ने दिया था। और कब दिया था, 5th सेंचुरी में, जब उन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया था, आक्रमण किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। ब्लैंक, ज्यूट्स एंड सैक्सॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सॉन्स। यानी कि देखिए 1 2 3 तीन कौन कौन सी जाति थी जिनको मिलाकर क्या नाम दिया गया, एंग्लो सैक्सॉन्स का नाम दिया गया। एंग्लोज, एंजल्स, ब्रिटिश और नॉर्मन्स। तो द करेक्ट आंसर इज एंजल्स। देखिए याद किया, बहुत से एंग्लो है ना वहां पे, एंग्लो सैक्सॉन, तो एंग्लोज को टिक कर देते हैं। एंग्लोज ने क्या होगा, एंजल्स। एंजल्स, ज्यूट्स एंड सैक्सॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सॉन्स। इसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वर कॉल्ड। इंग्लैंड के नेटिव्स को, इंग्लैंड के निवासी को, जो वहां के प्रॉपर इनहैबिटेंट्स है उनको, द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वर कॉल्ड ब्लैंक बाय द जर्मनिक इन्वेडर्स। जर्मनी के इन्वेडर्स ने, जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे, उन लोगों ने इंग्लैंड के नेटिव्स को क्या कहा, उनको क्या नाम दिया। ऑप्शंस आर बिफोर यू। फर्स्ट ऑप्शन इज सैक्सॉन्स, सेकंड विलास, थर्ड फॉरेनर्स, एंड द डी ऑप्शन इज बी एंड सी, both means villas and foreigners. So please comment the correct answer, and the correct answer is option number D. Option number D, यानी कि villas and foreigners both. Now we move to question number 29. From blank onwards, खाली स्थान से, English began to emerge. Emerge का मतलब शुरू होना, स्टार्ट होना, सामने आना। इंग्लिश भाषा began मतलब स्टार्ट, to emerge as the language of literature, यानी कि साहित्य की भाषा के रूप में इंग्लिश भाषा कब से सबके सामने आना शुरू हुआ। यानी लोग जान ले भाई भाषा जो है क्या है, एक लिटरेचर की भाषा है। ऑप्शंस आर 1066, 1150, 1500, 1375। तो द करेक्ट आंसर इज 1150, 1150। याद रखना है कि एडी 1150, 1150 से इंग्लिश भाषा किसकी भाषा बन गई, लिटरेचर की भाषा बन गई। तो एकदम दबा कर शेयर कर दीजिए थोड़ा, और सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए। हमको तो बोलना पड़ता है भाई सब्सक्राइब बढ़ाइए, फिर भी नहीं बढ़ाते आप लोग, वीडियो देखते भी नहीं अच्छे से, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हैं, बड़ा मन छोटा हो जाता है। तो चलिए, बहुत मेहनत से बनाया जाता है वीडियोस आपके लिए, एकदम चुन चुन के क्वेश्चंस निकाला जाता है। तो आप सब लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई। और यकीन मानिए, बड़ी बड़ी बातें तो नहीं है, लेकिन विश्वास है ये हर एक सवाल आपको मजबूत करेगा, आपका मार्क्स बढ़ाएगा, याद रखिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज फ्रॉम। देखिए तीनों का पीरियड याद रखना, ओल्ड का पीरियड, मिडिल का पीरियड और मॉडर्न का। तो मिडिल का पीरियड कब से कब था, 1500 टू टिल नाउ। टिल नाउ का तो अभी तक 1150 टू 1500, 449 टू 1066, 1066 टू 1500। तो करेक्ट आंसर इज 1150 टू 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 तक था, ओल्ड 449 टू 1066 था, एंड मॉडर्न इंग्लिश 1500 टू टिल नाउ अभी भी चल रहा है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। द नेम इंग्लैंड रिप्लेस द वर्ड। मतलब इंग्लैंड जो नाम आया था वो किसको रिप्लेस करके आया था। ऑप्शंस आर, देखो रिप्लेस मतलब किसी के जगह पे, रिप्लेस दोबारा से, प्लेस हटा के आना। तो इंग्लैंड वर्ड किसको हटा के आया, इंग्लैंड को हटा के, इंग्लिश को हटा के, एंजल कीन, देखो एंजल कीन पढ़ना है, या इंगल को हटा के। तो आंसर इसका है
एंजल कीन को हटा कर क्या आया था, इंग्लैंड। एंड द मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप। सेटअप हो सकता है कि इन्वेंशन कब हुआ, इसका एक कब स्थापित किया गया। तो पहला जो छपाई मशीन था, मैंने यहाँ लिखा है प्रिंटिंग प्रेस। एग्जाम हो सकता है पूछ दे आपसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो भी पूछे। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कब हुआ, खोज इन्वेंशन कब हुआ, 1486, 1476, 1456, 1453। द करेक्ट आंसर इज 1476, यानी कि जो पहला प्रिंटिंग मशीन था उसका स्थापना, उसको सेटअप कब किया गया था, 1476 में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33वां क्वेश्चन अपना है और बहुत बेहतर तरीका से हर क्वेश्चन को रखा गया है और ये तीनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो है, बिल्कुल देखिए। देखिए क्या है, देयर आर टोटल ब्लैंक पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में टोटल कितना पीरियड था। फर्स्ट ऑप्शन है 2 पीरियड, 3, 4 और 5। तो करेक्ट आंसर इज 3 पीरियड्स। और कौन कौन सा 3 पीरियड है, देखिए फर्स्ट था ओल्ड इंग्लिश, सेकंड था मिडिल इंग्लिश और थर्ड है मॉडर्न। तो याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट का जो टोटल पीरियड है वो कौन कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। और ये टोटल कितना हो गया, 3 पीरियड। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 क्वेश्चन। ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोरोड वर्ड्स फ्रॉम ब्लैंक लैंग्वेजेस। ओल्ड इंग्लिश पीरियड ने कौन कौन से भाषा से वर्ड्स को बोरो किया, बोरो मतलब एडॉप्ट किया। तो किससे किससे एडॉप्ट किया था, ऑप्शन है फ्रेंच, बी ऑप्शन लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, सी ऑप्शन फ्रेंच एंड लैटिन और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर, फ्रेंच, लैटिन, स्कैंडिनेवियन, फ्रेंच एंड लैटिन और नन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। याद रखिएगा कि ओल्ड ने बोरो किया था लैटिन और स्कैंडिनेवियन से और मिडिल ने किया था फ्रेंच और लैटिन से, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश तो खैर वहां पे स्टेबिलिटी आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। द ब्लैंक इंग्लिश पीरियड इज नोन एज द डार्क एज फॉर इंग्लिश लिटरेचर। देखिए डार्क एज कह रहा है, क्या कह रहा है, डार्क एज, यानी कि इंग्लिश के लिटरेचर के लिए डार्क एज कौन सा है। डार्क एज तो अंधकार युग, मतलब उसमें उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया इंग्लिश के लिटरेचर का। तो किस पीरियड में ऐसा हुआ था, किस पीरियड को इंग्लिश के लिटरेचर के लिए बदनुमा कहा गया, मतलब डार्क एज कहा गया। ऑप्शंस वही होगा ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न, नन। तो आंसर क्या होगा इसका, ओल्ड इंग्लिश पीरियड। याद रखिएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड को ही डार्क एज भी कहा गया था, लेकिन इन रेफरेंस टू इंग्लिश लिटरेचर। ये मत बोलना कि ओल्ड इंग्लिश का एक नाम है डार्क एज, उसका नाम नहीं है। ओल्ड इंग्लिश को हम लोग डार्क एज कहते हैं रेफरेंस टू द लिटरेचर पार्ट, अंग्रेजी के साहित्य के दृष्टिकोण से, साहित्य के लिए ये डार्क एज था, इसको याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द एंग्लो सैक्सन्स यूज्ड ब्लैंक लैंग्वेज। एंग्लो सैक्सन्स की भाषा कौन सी थी, पर्शियन, ट्यूटोनिक, फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या है, ट्यूटोनिक। क्या आंसर इसका, ट्यूटोनिक। आप लोग खुद से अगर पढ़े हैं तो आप आंसर्स कीजिए, वीडियो पॉज करके देन प्ले करके आप समझ सकते हैं। अब देखो मैंने लिखा है ट्यूटोनिक, हो सकता है एग्जाम में जर्मनी भी दे दे, क्यों, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स क्या थे, जर्मनिक पीपल थे, जर्मनी के लोग थे। तो वहां का भाषा है ना ग्रीक, तो ग्रीक या जर्मनिक लैंग्वेज वो बोलते थे, ऐसा भी दे सकता है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ट्यूटोनिक इसलिए देता है ना एग्जाम में क्योंकि दिमाग नहीं लगा पाते, रटे हैं तो बता पाएंगे। क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स ग्रीक पीपल थे, तो ग्रीक का भाषा जर्मनिक के पीपल थे, जर्मनी की भाषा ग्रीक है, जर्मन भाषा है। नेक्स्ट है थ्रू ब्लैंक इंग्लिश। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट 37 जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। थ्रू ब्लैंक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट ब्लैंक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब इंग्लिश है ना, अगर जो इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा थी उसके थ्रू इंग्लिश का बात हो रहा है, किसके से बिलोंग करती है। देखिए तो थ्रू फ्रेंच और इंडो अमेरिकन, फ्रेंच और इंडो यूरोपियन, जर्मनिक और इंडो यूरोपियन और फ्रेंच और इंडी यूरोपियन। तो द करेक्ट आंसर इज सी, थ्रू जर्मनिक इंग्लिश। मतलब अगर जर्मनिक इंग्लिश के थ्रू जाए तो इंग्लिश भी बिलोंग करता है किसके, जर्मनिक भाषा के थ्रू जाए तो इंग्लिश भी बिलोंग करता है किसके, एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली जो आपका है उसके परिवार में। अदरवाइज डायरेक्ट इंग्लिश नहीं बिलोंग करता है, थ्रू जर्मनी। क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स ने भाषा का नाम रखा, डेवलपमेंट में किया, और एंग्लो सैक्सन्स का जो भाषा ग्रीक भाषा था जर्मन, तो जर्मनी के थ्रू अगर जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश भी इंडो यूरोपियन फैमिली का
एक मेंबर, एक सदस्य है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। 38 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। द लिटरेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो लिटरेचर वो कितने टाइप का था? 3 4 5 2। तो करेक्ट आंसर कमेंट कर लीजिए आप लोग फटाफट। इसका करेक्ट आंसर है नंबर डी। याद रखना है कि ओल्ड इंग्लिश का जो लिटरेचर था वो कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द ब्लैंक सेंचुरी क्रिश्चियनिटी बिगन टू स्प्रेड इन इंडिया। देखिए स्प्रेड का मतलब था फैलना, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन लोगों का धर्म था। बिगन तो शुरू होना, मतलब किस सेंचुरी के बाद, किस शताब्दी के बाद इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड फैलाव शुरू हुआ? तो उसका आंसर है 5th 6th 8th और 7th। अब आंसर है कौन सा? तो इसका आंसर है कौन सा? 6th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कई बार क्या होता है, सेंचुरी ना देखे आपको एडी पूछ देगा, कौन से एडी के बाद। तो देखो 6th सेंचुरी है, तो सेंचुरी के बाद पड़े आपने 100 साल, तो हो सकता है अगर एडी में ही क्वेश्चन पूछता है तो आंसर क्या होता है? 600। एडी पूछा तो आंसर क्या होगा? 600। और सेंचुरी पूछेगा तो क्या होगा? 6th सेंचुरी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस। देखिए टुक प्लेस का मतलब घटित होना। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब घटित हुआ? 1150, 1066, 1000, 449। तो कमेंट कीजिए इसका आंसर कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब घटित हुआ। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 1066। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में घटित हुआ था। तो टोटल हमने 40 क्वेश्चंस किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए 41 क्वेश्चन क्या है कि द नॉर्मन्स बिलोंग्ड टू, नॉर्मन कहां से बिलोंग करते थे? जर्मनी से, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट करें कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मन जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। 42 है आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो घटना हुआ, घटित हुआ, ब्लैंक वर्ड्स इंटर्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद खाली स्थान भाषा के जो वर्ड थे वो इंग्लिश के वोकैबुलरी में, तो क्या था? शब्दकोश में प्रवेश कर गए। यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश के वोकैबुलरी में किस भाषा के वर्ड प्रवेश किए? तो प्रवेश करें कौन? नॉर्मल कहा गया फ्रांस के, तो उनकी भाषा क्या थी? फ्रेंच। तो कॉमन सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश के वोकैबुलरी में फ्रेंच भाषा का वर्ड्स इंटर किया था, इसको याद रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ब्लैंक न्यू लेटर वर एडेड टू इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश के अल्फाबेट में, इंग्लिश के वर्णमाला में कितने अक्षर जोड़े गए थे? नए अक्षर 5 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 3 न्यू लेटर्स, 3 नए अक्षर जोड़े गए थे। और कौन कौन सा था याद रखिएगा? क्यू कैपिटल स्मॉल था, जे कैपिटल स्मॉल था और डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल था। क्यू, जे और डब्ल्यू ये तीनों लेटर याद रखिएगा। यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश के अल्फाबेट में 3 नए अक्षर जोड़े गए, 3 न्यू लेटर जोड़े गए। और कौन कौन से लेटर थे? क्यू, डब्ल्यू एंड जे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट मींस, मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? राइटिंग सिस्टम, हैंड रिटेन, एपिक और लिटरेचर। तो आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर करेक्ट है नंबर बी। क्या है? हैंड रिटेन। मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड का मतलब था हैंड रिटेन, हिंदी में हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम का जो लिखने का तरीका था उसका नाम क्या था? स्क्रिप्ट, यूनिक कैरेक्टर्स, 3 और यूरोपियन। तो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 45 इज यूनिक कैरेक्टर्स। याद रखना है कि द यूनिक कैरेक्टर्स वर द नेम ऑफ राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो राइटिंग सिस्टम था उसका नाम क्या था? यूनिक कैरेक्टर्स उसका नाम था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईयर ब्लैंक मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड का है ना अंतिम दौर कौन सा पीरियड था?
ऑप्शन 1 ए ऑप्शन 1150, बी ऑप्शन 44921056, सी ऑप्शन 44921066 एंड डी इज 1066। तो आई होप कि आप सबको करेक्ट आंसर पता है एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, द ईयर 1066 मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। आई होप कि बिल्कुल अच्छे से आपने इसको तैयार किया है, समझ रहे होंगे, आंसर्स आपको बन रहा होगा। नहीं बन रहा है तो लिख के याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 12th बिहार बोर्ड 2027। तो लगे रहिए सीरीज के साथ। अब लगभग खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और है, क्योंकि कंजूसी नहीं करना है, थकना मना है ना। और आप बहुत अच्छे से पढ़िए, टाइम है अभी, है ना। आप इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी जल्दी एकदम तैयार रहिए, क्योंकि ये लेसन 1 2 3 का है। इसके बाद हम लोग लेसन 4 और 5 दो चैप्टर का लेके आएंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर्स है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा की वीडियो में नहीं करना है, आराम से आप काम को कर पाए। आप इसके बाद लेसन 4 5 को एक बार अच्छे से पढ़ के तैयार रहिएगा, ताकि जब वीडियो आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स तो आप अपने से भी ट्राई कर पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 47। ब्लैंक लैंग्वेज इन्फ्लुएंस इंग्लिश लैंग्वेज वेरी मच। मतलब कौन सा भाषा था जिसने इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया सबसे ज्यादा? मतलब वो कौन सी भाषा है जिसने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया इंग्लिश को क्या? वेरी मच। ऑप्शन देखते हैं, लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, स्कैंडिनेवियन एंड द डी ऑप्शन ए एंड बी, मींस लैटिन और फ्रेंच दोनों ने। तो क्वेश्चन है कि कौन से लैंग्वेज ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है? तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? कमेंट द आंसर प्लीज। सो ये कहां जाओ, इधर गिरा मैं उधर गिरा, किधर गिरा? तो ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, लैटिन लैंग्वेज ने सबसे ज्यादा इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया है। और रीजन क्या है? क्योंकि बिफोर इंग्लिश लैटिन वाज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो लैटिन से यहाँ था, उसके बाद इंग्लिश आया, तो कॉमन सी बात है कि ऊपर से यहाँ आया, तो यहाँ से सब क्या होगा, हाई से लो जाता है ना। तो बहुत सारा वर्ड इंग्लिश में क्या हो गया, वहाँ से ट्रांसफर हुआ, बहुत सारे पैटर्न को इंग्लिश से वहीं से बोरो किया है। तो याद रखना है कि लैटिन भाषा है जिसने इंग्लिश को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। And next 48 question, old English was blank, a single language, not a single language, है ना। याद रखिए, जैसे नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज दे सकता है आपको, ना नॉट अ सिंगल, आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म, और डी है डायलेक्टिकल, और सॉरी सी है डायलेक्टिकल, डी है ए एंड सी बोथ। चलिए आंसर कमेंट कीजिए, अ सिंगल लैंग्वेज होगा कि नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, कि डायलेक्टिकल, कि ए और सी, यानी कि नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म और डायलेक्टिकल दोनों होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज डी। देखिए मैंने दोनों से दिया ना, कि कई बार क्या ऑप्शन में खाली डायलेक्टिकल देगा और कई बार देगा नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म, तो जो देगा उसको मार्क करेंगे। मैंने दोनों दिया था, इसलिए मैंने ऑप्शन डी को मार्क किया, ए एंड सी। यानी आप कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल, या फिर आप क्या कर सकते हो, ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। तो वीडियो बने रहिए, बस कुछ मिनट और लेसन 1 2 3 का काम तमाम, आप हो जाएंगे तैयार ऑब्जेक्टिव में एक अच्छा स्कोर करने को, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि अंतिम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। 49 तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए, द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, यानी इंग्लिश प्रोज की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम क्या था? ऑप्शंस है, राजमोहन वाइफ, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, द एंग्लो सैक्सॉन्स, रोस्टर डॉस्टर। तो ये 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंग्लिश के प्रोज के फर्स्ट बुक का नाम क्या था? तो द करेक्ट आंसर इज एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, ओके, नंबर बी। तो याद रखना है कि इंग्लिश के प्रोज की जो फर्स्ट बुक थी उसका नाम था द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, और इसको जो लिखा था, किसने लिखा था? किंग अल्फ्रेड ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 50, द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। देखिए अभी आपने पीछे देखा था कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है उसको इंग्लिश लिटरेचर के रिफरेंस में डार्क एज कहा जाता है। मतलब उस पीरियड में इंग्लिश का लिटरेचर का जो प्रोडक्शन था, मतलब प्रोडक्टिविटी था जो, वो उतना अच्छा नहीं हुआ।
है ना, जो भी रीजन रहा था वो लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, बट इसको डार्क एज कहा जाता है इंग्लिश के लिटरेचर के डिफरेंस में। लेकिन इसी पीरियड में कुछ समय था, कुछ काल था जिसको कि इंग्लिश के साहित्य के लिए क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड। मतलब उसको एक सांस बोलते हैं ना, वो क्या लोग बोलते हैं जब कोई बहुत सीरियस बीमार होता है, लगाते हैं ऑक्सीजन लगाते हैं, तो वही काम समझिए यहाँ पे। तो द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, किसका पीरियड था, विक्टोरियन एज का, किंग अल्फ्रेड, किंग जॉर्ज और चॉसर। तो करेक्ट आंसर इज किंग अल्फ्रेड। इन्होंने देखिए ये फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इन्होंने लिखा था। याद रखिएगा कि किंग अल्फ्रेड का जो शासन काल था, एरा था, पीरियड था, वही पीरियड को क्या कहा गया है, ओल्ड इंग्लिश के लिटरेचर के लिए गोल्डन पीरियड, सुनहरा काल, सुनहरा दौर कहा गया है। क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ स्कॉलर्स को लेके आए, खुद पढ़े लिखे विद्वान थे, बाहर स्कॉलर्स को लेके आए, कुछ बुक्स का ट्रांसलेशन कराया इंग्लिश में, और लोगों के बीच में थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आए थे इंग्लिश को पढ़ने के लिए। नंबर 51, द वर्ब आर, जो आर वर्ब है, हैज बीन बोरोड फ्रॉम ब्लैंक लैंग्वेज। आर को कहां से बोरो किया गया है? ऑप्शंस आर लैटिन, स्कैंडिनेवियन, फ्रेंच एंड ग्रीक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द वर्ब आर हैज बीन बोरोड फ्रॉम स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ब्लैंक लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द वोकैबुलरी। मतलब कौन सा जो लैंग्वेज था उसने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, किसको प्रभावित किया, वोकैबुलरी को, शब्दकोश को, एज वेल एज साथ ही साथ ग्रामेटिकल सिस्टम यानी कि व्याकरण के सिस्टम को, किसके, ओल्ड इंग्लिश को। देखिए 52 और 53 इन दोनों का आंसर पहले आप कर लो, दोनों का आंसर हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। 52 क्या कर रहा है कि कौन सा लैंग्वेज था जिसने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया वोकैबुलरी को, शब्दकोश को, साथ ही साथ ग्रामेटिकल सिस्टम को इंग्लिश के। यानी वो कौन सी अकेली भाषा थी जिसने ओल्ड इंग्लिश के ग्रामर को और वोकैबुलरी दोनों को प्रभावित किया? ऑप्शंस है स्कैंडिनेवियन, लैटिन, फ्रेंच एंड नन। और 53 क्या है कि ब्लैंक लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ओनली द वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब कौन सा भाषा था जिसने ओनली, केवल ओल्ड इंग्लिश के वोकैबुलरी, ओई का मतलब ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के वोकैबुलरी को प्रभावित किया? ऑप्शन सेम है। तो चलिए आपने दोनों आंसर कमेंट कर लिया होगा। तो देखिए स्कैंडिनेवियन भाषा थी, आप है ना, इसने ओल्ड इंग्लिश के वोकैबुलरी को भी अफेक्ट किया और किसको, ग्रामेटिकल सिस्टम को भी अफेक्ट किया, प्रभावित किया। स्कैंडिनेवियन भाषा ने ओल्ड इंग्लिश के ग्रामेटिकल सिस्टम और वोकैबुलरी पार्ट दोनों को अफेक्ट किया था, जबकि लैटिन भाषा ने ओल्ड इंग्लिश के केवल और केवल किसको, वोकैबुलरी, शब्दकोश को प्रभावित किया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विकिंग्स एग्जिस्टेड फ्रॉम। विकिंग्स, देखिए विकिंग्स कौन थे, विकिंग्स सी फेयरिंग डेयरिंग पीपल थे, समुद्र भ्रमण करने वाले लोग थे, सी फेयरिंग डेयरिंग पीपल, इसको याद रखिएगा। इनका एज कब से कब थे? ऑप्शंस है मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द 11th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, बिगिनिंग मतलब शुरुआत से। सी है बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी टू द मिडिल ऑफ द 11th सेंचुरी। और डी है नन, इसका करेक्ट आंसर है बी, मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी के बिगिनिंग, शुरुआत तक। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सो बहुत पेशेंसली, बहुत मेहनत करके, बहुत संयम के साथ हम लोगों ने अपना ये वीडियो, अपना ये टारगेट बिहार बोर्ड के स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लेसन 1st, 2nd, 3rd का धागा खोल दिया है। और इसके लिए एक शाबाशी आप सारे बच्चों को बनता है, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस के साथ ये 55 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसको देखा है ना। और इस शाबाशी के लिए बेस्ट ऑफ लक सबको, शाबाशी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग खूब अच्छा करें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, और थोड़ा सा मेरे लिए भी दुआ कर दे। सब्सक्राइब थोड़ा कीजिए, आप सब लोग सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो, बेनिफिशियल लगा कि नहीं, और 55 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना आया, प्लीज 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 कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो तारीफ करें, बुरी लगी है तो क्या कमी है वो जरूर बताएं, क्योंकि इसी के बेस पे थोड़ा सा आदमी मोटिवेट होता है। आपका प्यार बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका प्यार क्या है, मेरे लिए एनर्जी है। सुने ना गाना, दिल्ली की सर्दी प्यार तेरा, है ना, तो वही बात है, आप लोग का प्यार मेरा एनर्जी टॉनिक है। तो लास्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ, देखिए यही बात है, पावर अजे से शुरू होला अजे खत्म होला, वो कैसे हुई, जब रउआ सब प्यार लुटाई तब। तो बच्चा सब प्यार लुटाई, पूरा दम
हरा हरा दिल भेजिए एकदम जबरदस्त रूप से। द पावर ऑफ एंग्लो सैक्सन हेप्टाची वाज इन द हैंड्स ऑफ द, यानी कि एंग्लो सैक्सन हेप्टाची जो किंगडम का नाम था उसका पावर किसके हाथ में था? सेल्स, सैक्सॉन्स, नॉर्मन्स और नन। तो इसका आंसर है सैक्सॉन्स के हाथ में था इसका पावर। क्यों? क्योंकि सैक्सॉन्स के पास बाकी सब की तुलना में बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग था। तो इसी के साथ हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज का एक पार्ट खत्म कर लिया, दैट इज लेसन 1 2 3। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, मेहनत करते रहिए और मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आप सबके साथ है और आपके प्यार की मुझे आवश्यकता है, तो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के साथ जो कि लेसन 4 और लेसन 5 से होगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। थैंक यू।